जोहार दोस्तों, तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। सभी जो कि स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो इसका जो कि है वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 3, ठीक है। लेक्चर 1 और 2 आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो फटाफट जाकर देख लो और वीडियो को लाइक करके चैनल करना ना भूलें, क्योंकि लेक्चर 3 में हम लोग जो कि है मुख्य 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, जो आप लोग को पॉइंट पता चलेगा होगा वीडियो के स्टार्ट में। देखिए, पहला जो हम लोग का रहने वाला था नेपोलियन की संहिता, ठीक है, यानी कि नेपोलियन के बारे में हम लोग जानेंगे, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे। दूसरा हम लोग का पॉइंट रहने वाला है फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में आए बदलाव, और तीसरा जो कि है फ्रांस में राष्ट्र का निर्माण, ठीक है। फ्रांस में जो कि है राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ यूरोप में राष्ट्र का निर्माण, ठीक है, तो वो एक ही जो कि है हम लोग का टॉपिक के साथ कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैप्टर जो कि है 1 रहने वाला है हम लोग का हिस्ट्री का, तो इसका जो कि है लेक्चर 3 रहने वाला है। तो लेक्चर 1 और 2 आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। बाकी चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए, इसका स्टार्ट जो कि आप लोग यहाँ से कर सकते हो। हम लोगों ने जो कि पिछली बार बात किया था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में आए बदलाव, ठीक है। दूसरा हम लोग नेपोलियन से सॉल्व करेंगे। देखिए, नेपोलियन 1800 जो कि के आसपास जो कि है फ्रांस में पहुंचा था, ठीक है। 1800 आसपास जो कि है फ्रांस में वो था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेपोलियन 1799 में फ्रांस का प्रथम कौंसल, ठीक है, कौंसल बना और 1804 तक इस पद पर रहा। 1804 से 1815 तक को फ्रांस का, ठीक है, उसका इस लाइन में आ जाइए, फ्रांस का सम्राट बना रहा। उसने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त कर कर फिर वहां के लोगों के लिए जो है राजतंत्र स्थापित की। 1815 में मित्र राष्ट्र, जो कि मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया की मिलीजुली सेना ने वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया और उसे सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में 52 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से जो कि नेपोलियन की जो कि पूरी हम लोग को जीवन देखने को मिलती है। देखिए, नेपोलियन 1800 के आसपास जो कि फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना था। काउंसलर मतलब होता है जो वहाँ के सम्राट के नीचे काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग को याद रखना है 1800 के आसपास, यानी कि 1799 में बना था। उसके बाद वह 1804, ठीक है, 1804 तक आते आते वह फ्रांस का जो कि है सम्राट के पद पर भी नियुक्त हो चुका था। 1815 से लेकर 1804 से लेकर 1815 तक वह जो कि है सम्राट बना रहा। और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तब वह वहाँ का नेता था, ठीक है। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो नेपोलियन जो था वो वहाँ का नेता था, फ्रांस का नेता था। उसने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त कर कर फिर वहाँ के राजतंत्र की स्थापना की। देखिए, प्रजातंत्र मतलब होता है कि लोकतंत्र, ठीक है, लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति या फिर लोगों का तंत्र है। लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कह सकते हो। यहाँ प्रजा या प्रजा ही माँ बाप होती है, ठीक है, यानी कि जो लोग होते हैं उन्हीं का जो कि है महत्वपूर्ण दिया जाता है। लेकिन नेपोलियन ने वहाँ प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र स्थापित कर दी थी। राजतंत्र मतलब निरंकुशवाद होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ का राजा कैसा हो। अगर राजा अगर अच्छा होगा और अच्छे नियम कानून से चलाएगा तो वह राजतंत्र भी जो कि है प्रजातंत्र में स्थापित हो जाती है। 1815 के आसपास जो कि है ब्रिटेन जो हुआ करता था वहाँ थोड़ी सी बड़ी शक्ति में उभरा और ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी की मिली-जुली जो सेना थी, जिसे मित्र राष्ट्र नाम से जाना जाता था, उन्होंने जो वाटरलू का युद्ध था उसको नेपोलियन को पराजित किया और उसे सेंट हेलेन, ठीक है, सेंट हेलेन द्वीप में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु जो कि 1821 में हुई, जब वह 52 वर्ष का था। तो इसमें आप लोग को मेन जो कि टॉपिक क्या याद रखना है कि नेपोलियन जो कि है फ्रांस का प्रथम चांसलर 1799 में बना था, ठीक है। उसके बाद 1804 में वह जो कि है फ्रांस का सम्राट बना था, जिसमें 1815 तक वह निर्वासित था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शक्तियां थी या कौन कौन देश थे ये आप लोग को याद रखना है। और जो वाटरलू का युद्ध है वो किनके बीच हुआ था, तो फ्रांस और मित्र राष्ट्र के माफ कीजिए, नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। तो ये इन सभी चीज जो कि आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो चलिए, ये जो कि है नेपोलियन के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में आए बदलाव और नेपोलियन के सुधार, इन दोनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने पीछे तो बस एक लेक्चर 2 में जाना था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांस में बदलाव आए हैं वो बदलाव किस कारण बस आए हैं, लेकिन वह बदलाव आने के बाद क्या क्या निर्णय लिया गया उसको हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है, लेक्चर 3 में जानेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इस बात को नजर डालिए कि फ्रांसीसी क्रांति की जब हुई थी तो वहाँ पे जो कि मुख्यतः जो कि 4 या 5 महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव आप लोग कह सकते हो कि राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना। देखिए, राजतंत्र मतलब होता है जहाँ राजा का तंत्र होगा, यानी कि जो राजा रहेगा उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होगी, यानी कि राजा तंत्र कुछ बात को खत्म करके वहाँ लोकतंत्र स्थापित होगी, जहाँ लोगों का तंत्र यानी कि जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति अब वहाँ का
शासन कर सकता था, तो उसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को आप लोग देखते हो तो पितृपक्ष और नागरिक जैसे पितृपक्ष, जैसे देखिए भारत में हम लोग कैसे करते हैं, अपने जो भूमि रहती है उसमें जो कि है योगदान देने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, तो भारत माता का, ठीक है। तो वहीं पे फ्रांस में क्या था कि पितृपक्ष यानी कि पितृभूमि मानने वाले लोग थे, और पितृपक्ष के साथ वहाँ के नागरिक जैसे एक समान विचार रहने वाले थे, जो संयुक्त समाज में रहते थे और एक संयुक्त बल पर विचार देते थे, जिसको आप लोग लास्ट बार पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। तो ये जो कि आप लोग का रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नजर डालेंगे कि पॉइंट नंबर 3 में आप लोग का क्या करा है कि राजसी प्रतीक के स्थान पर एक नया झंडा, ठीक है, फ्रांसीसी झंडा का प्रयोग लाया गया। जो वहाँ का राजसी प्रतीक था, संयुक्त राज्य का एक प्रतीक होता था पहले, तो वो राजसी प्रतीक को हटाकर फ्रांसीसी झंडा का उपयोग जो कि है अधिक से अधिक ला लिया गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हो, 3 महत्वपूर्ण जो कि है बदलाव थे। इसके बाद देखो इसके बाद क्या क्या बदलाव है, तो उन बदलाव को भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो देखिए इसके बाद जो है महत्वपूर्ण इस प्रकार के 4 बदलाव हुए। देखिए कौन कौन से बदलाव थे, तो देखिए ये बदलाव यहाँ पे हुए। तो जो बदलाव नंबर 1 था कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। देखिए यही सेम टू सेम प्रोसेस जो कि है नेपोलियन ने भी किया था, ठीक है। क्या किया था, जो स्टेट जनरल था उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया था, ठीक है। जो असेंबली होती है, इसका मतलब जो नेशनल असेंबली या स्टेट जनरल होता था, वो वहाँ के जो कि है संसद भवन के रूप में कह सकते हो। जैसे भारत में संसद भवन है, तो वहाँ पे जो कि स्टेट जनरल या नेशनल असेंबली हुआ करती थी, जहाँ पे सक्रिय रूप से अब चुनाव होते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संपूर्ण फ्रांस में एक जैसी कानूनी वाली केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित होगी। मतलब जो संपूर्ण कानून रहेगा, ठीक है, संवैधानिक तरफ से चलेगा, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था रहेगा। और दूसरा बात ये रहा कि जो केंद्र में सरकार होगी, यानी कि जो बीचों बीच सरकार होगी, जिसको राजधानी कहते हो, राजधानी में जिसकी सरकार होगी, ठीक है, वहीं से पूरे देश को जो कि कंट्रोल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में हो, जैसे भारत में होता है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली से पूरे जो कि देश को कंट्रोल में किया जाता है। तो वैसे फ्रांस में केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी कि वहाँ के केंद्र से पूरे देश में जो कि है अपने व्यवस्था को जो कि लागू करेगी और देख रेख करेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है भार तथा मापन की एक नई मानक प्रणाली अपनाई गई। जो पहले प्रणाली थी वो पुरानी हो चुकी है, इसलिए एक नई प्रणाली का जो कि है अपनाया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो आयात और निर्यात शुल्क था, ठीक है, जो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क था उसको समाप्त कर दिया गया था। मतलब क्या होता कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, फ्रांस जो था वो बहुत राज्यों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो कि है आयात निर्यात शुल्क लगता था। जैसे मान लीजिए आप झारखंड में हो और झारखंड के बिहार में प्रवेश करते हो, ठीक है, तो आप अगर व्यापारी हो तो आपको इसके लिए भी शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया था, अब फ्रांस एक जो कि है केंद्र शासित प्रशासनिक व्यवस्था बन गई थी, तो इसको जो कि है समाप्त कर दिया गया था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, और इसके जगह पे जो कि है एक देश से दूसरे देश में, जिसके आप अगर भारत से चाइना जाते हो अपने व्यापार करने के लिए, चाइना से यहाँ आते हो, तो आपको आयात निर्यात शुल्क देना पड़ेगा। बाकी अंदर में, भारत के अंदर में आपको आयात निर्यात शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी एक प्रमुख जो कि है सुधारों में से एक था, या फिर बदलाव कह सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि था, इसमें किया गया था कि फ्रांस में जो कि है फ्रेंच भाषा, ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उसको हतोत्साहित कर फ्रांच जैसी भाषा को, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो कि स्थापित किया गया था। तो ये इसको भी आप लोग को याद रखना है कि फ्रांस की जो कि है राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच है, ठीक है, ये आप लोग को याद हो ही जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेपोलियन के सुधारों की तरफ। नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे, जिसको नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं उसमें क्या क्या जो कि मुख्य रूप जो कि उसके सुधार थे। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो कि नेपोलियन के सुधार, ठीक है। तो नेपोलियन ने मुख्य जो कि 4 या 5 इसमें भी सुधार किए थे, जिसमें से कुछ सुधार आप लोग को इसमें से मिलता जुलता रहेगा। जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए बदलाव में जो सुधार थे उससे मिलता जुलता रहेगा। पहला ही देखिए, जो पहला यही आप लोग को जो कि मिल रहा है, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, सेम टू सेम वही था, ठीक है। उसके बाद जो नया फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा प्रयोग में लाया गया, सेम टू सेम उसी का जैसे जो कि प्रत्येक में जो कि नया झंडा फ्रांसीसी झंडा लाया गया था, ठीक है। तो ये सब जो थे ये नेपोलियन के सुधार थे, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जो आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो कि है कह सकते हो कि आप लोग सुधार किए थे। इसके बाद और भी कुछ और 4-5 जो कि सुधार थे, देखिए, और 3 सुधार थे। तो चारों सुधारों को हम लोग देखेंगे, तीनों को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद एक अंत में जो कि फ्रेंच भाषा राष्ट्रभाषा कर दिया, 4 सुधार हम लोग के हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्या हुआ था, यहाँ पे भी सेम टू सेम उसी प्रकार के जो कि सुधार लाए गए थे कि 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता लागू किया गया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। तो कब लागू किया गया था, 1804 में, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1808 में पेरिस में इंपीरियल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। 1808 के आसपास जो कि है
नेपोलियन ने जो किया पेरिस में इंपीरियल विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद एक समान आर्थिक नीति को लागू किया गया, ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जो कि है इसका मतलब क्या था कि एक समान आर्थिक नीति रहेगी। अब जो पूरे देश में नीति चलेगी वो एक समान रहेगी, असमान रूप से नहीं होगा। और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये जो कि है नेपोलियन द्वारा कुछ सुधार किए गए थे, विशेष सुधार थे, इनको भी आप लोग को जो कि याद रखना, ठीक है। चेक बोर्ड के एग्जाम में बेसिकली ये जो कि है पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिस हम लोग ने नाम दिया था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण या फिर फ्रांस में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो दोनों का टॉपिक एक ही है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, बस एक ही पॉइंट हम लोग का बचा हुआ है। देखिए, जो 18वीं शताब्दी के मध्य का यूरोप अनेक छोटे छोटे राजशाहियों, कैंटनों और स्वायत्तों क्षेत्र में बटा हुआ था। अब देखिए इन तीनों शब्द का मतलब एक ही होता है, ठीक है। राजशाहियों, कैंटनों और स्वायत्तों मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अपने अपने राजा के हाथों में हुआ करते थे, ठीक है। तो यूरोप जो था वो 18वीं शताब्दी में जो कि है एक नहीं था, वो अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित था। तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। बेसिकली ये सभी चीज जो कि आप लोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा। आज में जो कि हम लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। नेपोलियन कोड, जिसको नेपोलियन के सुधार के बारे में भी जाना जाता है, इसको देखा। राष्ट्र का निर्माण भी देखा हम लोगों ने, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए बदलाव को भी हम लोगों ने देखा। इसमें देखिए इसमें प्रश्न जो कि बनता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों में सामूहिक पहचान क्यों आया। तो उसमें जो कि है सेम टू सेम जो कि आप लोग को यही सब चीज में जो कि पॉइंट में लिखना है कि जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव आए, इसमें जितने पॉइंट थे सभी के सभी पॉइंट को आप लोग को लिखना है कि भावना को, जो कि देश की भावना को जो कि जगाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने के लिए। तो सेट 2 खत्म होता है, सेट 3 में मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद।